हेलो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भोजन के अवयव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं विटामिन के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं हम खनिज लवण और ऊर्जा के बारे में। खनिज लवण क्या होता है? धातु अतः उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। जो धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उनके लवण क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? 4% भाग बनाते हैं। खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषक होता है जो शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, गंधक है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। ये सारे वृहद पोषक होते हैं, जिसे मैक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं। और सूक्ष्म पोषक होते हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है इसकी, जैसे आयोडीन है, फास्फोरस है, फ्लो है, कोबाल्ट है, फ्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, सेलेनियम है। ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व उनके शरीर में कम आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ रहे हैं लोह। पहला जो पोषक तत्व है, खनिज लवण है, वो पहला है लोह, जो सूक्ष्म पोषक होता है। वैसे तो लोह क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन में के निर्माण में सहायक होता है। लोह हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाए जाने वाला लाल रंग का श्वसनीय वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो रुधिर में पाए जाने वाला लाल रंग का श्वसनीय वर्णक होता है। लोहे में यकृत, वर्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, रेगी, पालक आदि लोहे के मुख्य आयरन स्रोत होते हैं। लड़कियों में 35 मिलीग्राम, लड़कों में 25 मिलीग्राम इसकी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मासिक चक्र के दौरान लड़कियों में अधिक रुधिर की हानि होती है। इसे लोहे की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है या एनीमिया रोग हो जाता है इसकी कमी से। इसलिए पौष्टिक आहार में लोहे की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सेब वगैरह ये ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। फिर है कैल्शियम। ये अस्थि व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम क्या होता है? अपन को अस्थि को मजबूत बनाने में, दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। जैसे दूध वगैरह आते हैं, इसमें कैल्शियम है, ये नियमित मात्रा में लेते रहने चाहिए। कैल्शियम रुधिर स्कंदन है, पेशीय संकुचन है, हृदय कार्य की हेतु आवश्यक होते हैं। गर्भवती स्त्री या बच्चों में इसकी अधिक आवश्यकता होती है कैल्शियम की। कैल्शियम का लवण शरीर में आवश्यक होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का हॉल्ट वैसी है कैल्शियम लवण, कैल्शियम का लवण। ये कैल्शियम फॉस्फेट इसमें का सूत्र है कैल्शियम का। फिर है दूध व दुग्ध से बने पदार्थ, जैसे है हरी सब्जी है, गाजर है, मांस है, ये सारे कैल्शियम के स्रोत है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है और रिकेट्स रोग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैल्शियम की कमी से टिटेनी एवं रिकेट्स रोग हो जाता है और लोहे की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। फिर है आयोडीन। आयोडीन थायरोक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक होता है। थायरोक्सिन है जो शारीरिक, मानसिक, लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन के मुख्य स्रोत है पानी है, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि होते हैं। आयोडीन से पोटेशियम आयोडेट होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग होता है। लोहा से तो रक्ताल्पता या एनीमिया, कैल्शियम से टिटेनिया रिकेट्स, आयोडीन से घेंगा रोग हो जाता है। फिर है फॉस्फोरस। ये अस्थि व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायक होता है कौन? फॉस्फोरस। अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। फॉस्फोरस है जो फॉस्फोलिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, जैसे DNA, RNA, ATP आदि का संघटक अवयव होता है। फॉस्फोरस के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं? दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अनाज है, ये सारे फॉस्फोरस के स्रोत है। फॉस्फोरस की कमी से हमारे वृद्धि एवं उपापचय रुक जाता है, जैसे टिटेनियम रिकट्स रोग हो जाता है। फॉस्फोरस और आयोडीन दोनों से कौन से रोग हो जाते हैं? फॉस्फोरस और कैल्शियम से, दोनों से टिटेनी और रिकेट्स रोग हो जाते हैं। फिर है सोडियम। जो सोडियम के Na+ ये बाह्य कोशिकीय अंतर कोशिकीय तरल का मुख्य धनायन है। ये NaCl के रूप में पाया जाता है। सोडियम है वो ग्लूकोज की अवशोषण है, तंत्रिका, पेशियों के विद्युत रासायनिक आवेग आदि का संचालन करने में मदद करता है। ये प्रसारण दाब को नियमित करता है, जो पेशी के संकुचन में सहायक होता है। इसमें दूध है, मछली है, अंडा है, ये सारे सोडियम में होते हैं। और सोडियम की कमी हो जाती है अपन के शरीर, तो हमारा मानसिक तनाव हो जाता है, गुस्सा आता है, अपन के दिमाग में तनाव उत्पन्न हो जाता है, ऐसा हमारे पेशी संकुचन हो जाता है। इसलिए सोडियम की आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम K+ बाह्य कोशिकीय या अंतरकोशिकीय तरल का मुख्य धनायन होता है। पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम
ये शरीर के आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है, शरीर के आयनों एवं जल के नियंत्रण को नियंत्रित करता है। पोटेशियम होता है वो पेशी संकुचन या तंत्रिका संवेदनाओं, इन दोनों के परिवहन में बहुत भूमिका निभाते हैं। और पोटेशियम में क्या पाए, पोटेशियम के स्रोत जैसे केला है, खजूर है, आलू है, ये सारे इसमें पोटेशियम पाए जाते हैं। केला का पोटेशियम की कमी हो जाए तो अपन को केला खाना चाहिए, खजूर खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए, इससे पोटेशियम की कमी दूर हो जाएगी। और पोटेशियम की कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है, जैसे लकवा, किसी के पैरालिसिस होता है लकवा, वो पोटेशियम की कमी होने से होता है, इसलिए लकवा है वो उसको केला, खजूर, आलू ये खाते रहने चाहिए। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन कोशिकीय तरल का मुख्य ऋणायन होता है, बाह्य कोशिकीय तरल का मुख्य ऋणायन होता है। क्लोरीन HCl के संश्लेषण अम्ल या क्षार के संतुलन में सहायक होता है। क्लोरीन अम्ल और क्षार के संतुलन में सहायक होता है और हाइड्रोक्लोरीन के संश्लेषण में होता है। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंजाइमों को सक्रिय करता है, जैसे हड्डी है, दांतों है आदि का घटक होता है। और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, व्याक्षोभ। कौन सा रोग होता है, व्याक्षोभ, जिसे कॉनवेल्सन बोलते हैं। सल्फर, सल्फर से प्रोटीन एंजाइम, ऐसे एंजाइम का मुख्य घटक होता है। सल्फर में होते हैं प्रोटीन है, एंजाइम है, उससे एंजाइम है, ये सारे पाए जाते हैं इसमें। फिर है कोबाल्ट, कोबाल्ट को B12 का घटक होता है। कोबाल्ट किसका घटक होता है, विटामिन B12 होती है ना, उसका घटक होता है कोबाल्ट। और विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता या पेरेंसी एनीमिया और प्राणसी एनीमिया हो जाता है, इसलिए कोबाल्ट की कमी से कौन सा रोग होता है, प्राणसी रक्ताल्पता। फिर है फ्लोरीन, यह एनिमल तथा दंत क्षय को नियमित करता है, यह अधिक मात्रा में दांतों है, अस्थियों, इनके लिए हानिकारक होता है, इस अवस्था को फ्लोरोसिस कहते हैं। यह दुग्ध पेयजल में उपस्थित होता है, यह है अपन का खनिज लवण। अब है रुक्षांश, रुक्षांश क्या होता है, रुक्षांश कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाता है जो तंतुमय पदार्थ है, कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाता है जो कैसा है, तंतुमय पदार्थ, जैसे फाइबर मटेरियल। शरीर की वृद्धि नहीं करता ये, यह इसका पाचन भी नहीं कर पाते। यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है, किसको रोकने के लिए भोजन में मिलाया जाता है, रुक्षांश, कब्ज को रोकने के लिए। इसके मुख्य स्रोत है सलाद है, अनाजों के बाएं परत है, सब्जियां, दलिया, ये सारे रुक्षांश में आते हैं। फिर है जल, जल एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। जल कैसा पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ, जो हमारे शरीर में लगभग कितना भाग बनाता है, 60 से 75 भाग बनाता है। ये पसीने के द्वारा, वाष्प के द्वारा शरीर का नियंत्रण करता है, ताप का, पाचन का, परिवहन, उत्सर्जन में भी सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत जल, भोजन पीने की मुख्य स्रोत है जल है, इसका उपापचय जल है, जो तरल भोजन है, जैसे छाछ वगैरह ही पीते हैं अपन, जूस वगैरह, वो पीने का जल है, इनसे जल ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो अपन का शरीर रुक्षा सा हो जाता है, जिसे निर्जलीकरण बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस वजह से अपन को दिन में 2.5 से 3 लीटर तो जल पीना ही चाहिए। यह है अपन के अनेक मुख्य भोजन के मुख्य अवयव। अब पढ़ रहे हैं अपन संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है, जैसे सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वो संतुलित भोजन होता है, जो जिसमें ये सारे मुख्य अवयव है, भोजन के स्रोत है, सारे उपस्थित होते हैं भोजन के। और प्रतिदिन कितने कैलोरी आवश्यकता लेनी चाहिए अपन को, बच्चों को, बड़ों को, सारे को भोजन की। जैसे 10 से 12 वर्ष का बच्चा है उसको 2000 तो प्रतिदिन किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और 12 से 14 वर्ष है उसको 2200 किलो कैलोरी, और 14 से 16 2600 किलो कैलोरी, 15 से 18 3000 किलो कैलोरी, वयस्क को 2500 से 4000, और 66 से 65 वर्ष का 2300 किलो कैलोरी। अब देखिए भोजन की गुणवत्ता या अनुसरण। भोजन की गुणवत्ता या अनुसरण का मतलब क्या होता है कि दूषित या खराब होने से भोजन को बचाना, जैसे अपन फ्रिज में रखकर भोजन को बचाते हैं या कोई घरेलू उपाय के द्वारा भोजन को अपन को खराब होने से बचाते हैं। इसके लिए भोजन उत्पादन, जिसे फूड विषाक्तता भी बोलते हैं, भोजन को स्वस्थता बनाए रखने के लिए खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। इसके लिए भोजन उत्पादन, प्रबंध, संग्रहण, वितरण, पकाने, परोसने आदि क्रियाकलाप के लिए स्वस्थ रखना जरूरी है। फिर है भोजन की सफाई। देखिए भोजन की सफाई क्या है, भोजन केवल हमारी भूख को ही संतुष्ट नहीं करता बल्कि शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के लिए भी पोषक तत्व को बरकरार रखता है। यदि भोजन स्वच्छ न हो और अपन भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में लाभ की अपेक्षा हानि हो जाती है। इसलिए भोजन की सफाई के लिए तो विशेष तौर पर ध्यान रखना ही चाहिए। कई प्रकार के भोज्य पदार्थ है जो कच्चा खाते हैं हम, और कई ऐसे भोज्य पदार्थ जैसे हम पकाकर खाते हैं। खाना पकाने से हमें भोजन की अस्वस्थता का ध्यान रखना चाहिए।
खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक पकाते हैं अपन, जैसे सब्जी को ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो उसमें पोषक तत्व तो नष्ट हो जाता है, तब क्या मतलब है खाने का उसका। फिर है खाद्य परीक्षण। खाद्य परीक्षण क्या है? भोजन की सफाई के बाद उसकी गुणवत्ता को अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए भोजन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, इसे भोजन परीक्षण कहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जिन पौष्टिकता कायम रखती है, कोई ऐसे अपन उपचार करते हैं रासायनिक पदार्थों को द्वारा उस भोजन में डालते हैं ताकि उसकी पौष्टिकता कायम रखती है, जीवन काल बढ़ा रहता है। जैसे अचार वगैरह बनाते हैं उसमें कुछ ऐसा चीज डालते हैं ताकि वो जल्दी खराब नहीं हो। भोजन परीक्षण के लिए सामान्यतः दो प्रणालियां प्रयोग किया जाता है, जीवाणुनाशन प्रणाली और जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली। जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली में जीवाणु और एंजाइम को कई तरीके से, जैसे लवणन है, शुष्कन है, निर्जलन है, अम्लोपचार है आदि द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। जैसे नमक के घोल है एवं चीनी द्वारा वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है। जैसे नमक का घोल या चीनी अपन अचार में डाल देते हैं तो जल्दी खराब नहीं होता। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। अपन जैसे अचार या कोई भी खाद्य पदार्थ उसमें अपन नमक और चीनी डाल देते हैं ना, तो वो जल्दी खराब नहीं होता। जैसे केरी की सब्जी है, ये एक दिन जल्दी खराब नहीं होती, 2 दिन तक भी चल जाती है क्योंकि इसमें चीनी और नमक डाला जाता है। अब देखिए खाद्य परीक्षणों से उत्पन्न होने वाले मुख्य जीव, जैसे जीवाणु है, कवक है, इनके ये मौजूद होते हैं तो ये भोजन को खराब कर देते हैं, इसलिए इसे खाद्य विषाक्तता भी कह देते हैं। इस से बचने के लिए भोजन की सफाई के लिए आवश्यकता है। सफाई के लिए उच्च ताप का उपचार किया जाता है, निम्न ताप का उपचार किया जाता है, पार्श्वीकरण किया जाता है, डिब्बाबंदी किया जाता है, निर्जलीकरण किया जाता है, हिमीकरण किया जाता है, ये सारे उपाय किए जाते हैं। उच्च ताप का उपचार क्या होता है? खाद्य सामग्री को उच्च ताप पर गर्म करके करते हैं अपन तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और निम्न ताप का उपचार क्या होता है कि जीवाणु मृत नहीं होते, इसकी उपापचय क्रिया या वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। पार्श्वीकरण है, इसका उपयोग किसने किया? लुईस पास्चर ने पार्श्वीकरण के बारे में बताया था, इसका उपयोग किया जाता है। और निम्न ताप होल्डिंग विधि भी कहते हैं इसे। जैसे दूध है उसको 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट तक अपन उबालते हैं, और जबकि ऊंचे ताप पर थोड़ा छोटा काल विधि द्वारा अपन द्रव या दूध को 71.7 डिग्री टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए अपन गर्म करते हैं तो शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। सभी रोगकारी जीवाणु या अंतः बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट पार्श्वीकरण विधि होती है जिसका उपयोग किया जाता है। डिब्बाबंदी, जैसे खाद्य पदार्थ को भाप या उच्च ताप 120 से 126 डिग्री तक अपन या ऊंचे दाब पर 15 से 90 मिनट तक अपन गर्म करते हैं, फिर डिब्बों में भरकर वायुरोधी रखकर लंबे समय तक सुरक्षित। जैसे दूध के पैकेट आते हैं वो खराब नहीं होते क्योंकि वो डिब्बाबंदी होता है, इसमें गर्म करके दूध को कम ताप पर और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है और फिर उसको डिब्बों में पे कर दिया जाता है तो ये जल्दी खराब नहीं होता। निर्जलीकरण है, निर्जलीकरण में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खत्म हो जाती है, जैसे फल है, सब्जियां है। हिमीकरण है, हिमीकरण में जीवाणु की क्रियाएं बंद हो जाती है इसलिए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके द्वारा फलों, सब्जियों व खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है। हिमीकरण कौन कैसा है? ताप जीवाणु की क्रियाएं बंद हो जाती है हिमीकरण में, इसलिए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके द्वारा फलों, सब्जियों या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है। इस प्रकार हमने सीटेट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है भोजन साइंस में। यह है कुछ क्वेश्चन तो देख लीजिए। प्रत्येक पद के समूह को पढ़कर भिन्न समूह का चयन कीजिए। देखो इसमें कौन कौन से भिन्न समूह है। फर्स्ट क्वेश्चन में गाय, दुग्ध, मक्खन, मुर्गी, मांस, अंडा, बकरी, दूध, मांस, पौधे, सब्जियां, छाछ। इसमें भिन्न तो पौधे, सब्जी, छाछ है, और गाय, मुर्गी ये तो सारे सेम ही आ रहे हैं। इसमें चौथा होगा आंसर पहले में। पौधे जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित किए जाते हैं? सेलुलोज ग्लूकोज द्वारा। स्टार्च सेलुलोज, स्टार्च ग्लूकोज, ग्लाइकोजन ग्लूकोज। अभी पढ़ रहे थे अपन ने पौधे जंतुओं का कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लूकोज के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनकी चर्चा अपन आगे करेंगे।